व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल और मेरा नाम है निभा और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ पटबहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी इस पुस्तक का 11वां पाठ। तो आइए अब देर न करते हुए शुरू किया जाए। ग्यारहवां पाठ वृक्ष की गवाही। प्रश्न उत्तर कराने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक 10वां पाठ तक प्रश्न उत्तर नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अथवा आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्लास 4 का प्लेलिस्ट है, पटबहार पुस्तक का प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको पटबहार पुस्तक का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे शब्दार्थ है जो आप सभी को याद कर लेना है। गवाह मतलब जिसने घटना को होते हुए देखा हो। महाशय मतलब भला आदमी। उपस्थित मतलब हाजिर। राजदंड मतलब राजा द्वारा दी गई सजा। अपराध मतलब दोष। अनुनय विनय मतलब प्रार्थना करना व गिड़गिड़ाना। प्रमाण मतलब सबूत। साक्षी मतलब गवाही देने वाला। तो आप सभी को ये शब्दार्थ जरूर याद कर लेना है। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 1 है जो संक्षेप में उत्तर दो। प्रश्न 1 का 1, चाणक्य कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। प्रश्न 1 का 2, राजा तथा बूढ़े व्यक्ति का नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर है राजा का नाम सम्राट चंद्रगुप्त तथा बूढ़े व्यक्ति का नाम पंचानन था। प्रश्न 1 का 3, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में रोता हुआ कौन आया? इस प्रश्न का उत्तर है सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान आया रोता हुआ। प्रश्न 1 का 4, सीलभद्र को धन देते हुए किसी ने क्यों नहीं देखा? इस प्रश्न का उत्तर है सीलभद्र को धन देते हुए किसी ने नहीं देखा क्योंकि मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता नहीं है। प्रश्न 1 का 5, पंचानन ने सीलभद्र को धन कहाँ दिया था? इस प्रश्न का उत्तर है पंचानन ने सीलभद्र को धन मंदिर के बाहर एक पीपल के चबूतरे पर दिया था। प्रश्न 1 का 6, चाणक्य ने दूध का दूध और पानी का पानी कैसे किया? इस प्रश्न का उत्तर है चाणक्य ने अपनी बुद्धि कौशल द्वारा तथा प्रमाण एवं साक्षी से दूध का दूध तथा पानी का पानी किया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 का सारा उत्तर लिख लेना है। अब आते हैं प्रश्न 2 पे। संक्षिप्त उत्तर लिखो। प्रश्न 2 का 1, किसान पंचानन ने सम्राट से क्या शिकायत की? इस प्रश्न का उत्तर है किसान पंचानन ने सम्राट से शिकायत की कि कुछ समय पूर्व वह तीर्थ यात्रा पर निकला था तो वह अपना धन अपने मित्र सीलभद्र को रखने के लिए दिया। अब लौटने पर मैं मांग रहा हूं तो वह देने से इनकार कर रहा है। प्रश्न 2 का 2, पंचानन ने धन देते समय अपने मित्र सीलभद्र के साथ लिखा पढ़ी क्यों नहीं की? इस प्रश्न का उत्तर है पंचानन ने धन देते समय अपने मित्र सीलभद्र के साथ लिखा पढ़ी नहीं की क्योंकि वह अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था। प्रश्न 2 का 3, पंचानन पेड़ को बुलाने हिचकिचाता हुआ क्यों गया? इस प्रश्न का उत्तर है पंचानन पेड़ को बुलाने हिचकिचाता हुआ गया क्योंकि उसके मन में आशंका उत्पन्न हो रही थी कि कहीं पेड़ बोलता तो नहीं। प्रश्न 2 का 4, क्या मंदिर बहुत दूर है? ऐसा पूछने पर सीलभद्र ने क्या उत्तर दिया? इस प्रश्न का उत्तर है सीलभद्र ने बोला, मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था। प्रश्न 2 का 5, क्या पेड़ सचमुच गवाही देने आया होगा? यदि नहीं तो क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, पेड़ गवाही देने नहीं आया होगा क्योंकि पेड़ चल नहीं सकता। प्रश्न 2 का 6, पंचानन के धन को सीलभद्र द्वारा हड़पने के पीछे कौन सा उद्देश्य रहा होगा और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर है
पंचानन के धन को सीलभद्र द्वारा हड़पने का उद्देश्य यह होगा या रहा है कि बेईमानी से धन को हड़प ले और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से 2 नंबर का सारा प्रश्न का उत्तर आप सभी को लिखना है। प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न 3 का 1, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, किसने कहा? ऑप्शन है यहाँ पे 1, 2, 3। बूढ़े किसान ने सम्राट चंद्रगुप्त से कहा, सीलभद्र ने सम्राट चंद्रगुप्त से कहा, या किसान ने महामंत्री से कहा। तो इसका सही उत्तर है बूढ़े किसान ने सम्राट चंद्रगुप्त से कहा, ऑप्शन 1। प्रश्न 3 का 2, वह गवाही देकर चला गया। तो इसका उत्तर क्या है? यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है। एक है किसान ने चाणक्य से, 2 चाणक्य ने किसान से, और 3 चाणक्य ने सम्राट से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चाणक्य ने किसान से। वह गवाही देकर चला गया। कौन? चाणक्य ने किसान से गवाही देकर चला गया। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न नंबर 4, संयुक्ताक्षर 4 है, छ, त्र, ज्ञा और स्र। इनका वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा, उनके प्रयोग द्वारा नए शब्द को बनाओ। तो ये जो वर्ण विच्छेद है वो है ये जो चारों संयुक्ताक्षर है उनके वर्ण विच्छेद है। जैसे छ का वर्ण विच्छेद अगर करेंगे तो ये होगा, वैसे ज्ञा का, त्र का, स्र का वर्ण विच्छेद है। अब बोला गया है जो ये संयुक्ताक्षर जो अक्षर है इनसे एक शब्द बनाना है। ठीक है, तो छ से हम बनाएंगे तो क्षमा हो जाएगा, त्र से हो जाएगा त्रास, और ज्ञा से हो जाएगा ज्ञान, और स्र से बनाएंगे श्रवण। तो इस प्रकार इसको आप सभी को कर लेना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। नीचे लिखे शब्दों को वर्ण विच्छेद करो। साक्षी, तो इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा, आप सब लिख लेना। मित्र इस तरह से लिखना है, और आज्ञा इस तरह से लिखना है, और श्री को इस तरह से वर्ण विच्छेद करना है। तो आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप सभी को यहाँ से देखकर कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। पाठ में से चुनकर स्वर रहित और स्वर सहित र वाले शब्दों की सूची बनाओ। तो पाठ में मुझे यह 2 मिला है, जो है स्वर रहित पूर्व और तीर्थ यात्रा, और स्वर सहित जो मिला है मुझे एक प्रसिद्ध। तो आपको अगर पाठ में और भी ऐसे कुछ स्वर रहित और स्वर सहित शब्द मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखकर रिक्त स्थान भरो। प्रश्न 7 का 1, रात दिन एक करके गरीब किसान डैश बन गया। इसका उत्तर है अमीर बन गया। प्रश्न 7 का 2, निंदा करने वाले को मित्र समझो, डैश नहीं। यहाँ पे उत्तर होगा शत्रु। निंदा करने वालों को मित्र समझो, शत्रु नहीं। प्रश्न 7 का 3, अपने मित्र पर विश्वास करता हूँ, डैश नहीं। तो यहाँ पे उत्तर होगा अविश्वास। अपने मित्र पर विश्वास करता हूँ, अविश्वास नहीं। प्रश्न 7 का 4, न्याय डैश का फैसला तो अदालत में होगा। तो यहाँ पे होगा अन्याय। न्याय अन्याय का फैसला तो अदालत में होगा। प्रश्न 7 का 5, दरबार में कोई भी अनुपस्थित नहीं था, सब डैश थे। तो यहाँ पे होगा उपस्थित। दरबार में कोई भी अनुपस्थित नहीं था, सब उपस्थित थे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। तो यहाँ पे एक दिया गया है जो कि करा हुआ है। बूढ़ा का यहाँ पे है बुढ़िया, तो मालिक का यहाँ पे होगा मालकिन, और आदमी का होगा औरत, राजा का होगा रानी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। पाठ में इन वाक्यों के लिए कौन सा वाक्य आया है ढूंढ कर लिखो। तो प्रश्न है 9 का 1, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। तो इस तरह से हमें और 2 यहाँ पे दिया गया है जो करना है। तो वो है 9 का 2, मेरा सारा धन धोखे से ले लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरा सारा धन हड़प लिया। प्रश्न 9 का 3, चाणक्य ने न्याय कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे चाणक्य ने फैसला किया। तो इस तरह से ये सारे खाली स्थान को भरना है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न नंबर 10, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और समझो कि इनमें काम करने वाला कौन है। ठीक है, यानी कि कार्य करना और काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का प्रश्न जो यहाँ पे 1 है, चाणक्य ने न्याय किया। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है चाणक्य,
तो किसने किया काम? चाणक्य ने किया। प्रश्न 10 का 2, चंद्रगुप्त ने पूछा सीलभद्र कहाँ है? तो किसने पूछा या कार्य किया? पूछना भी इस काम हो गया, तो ये भी चंद्रगुप्त ने किया, तो वहाँ पे दाग मारा हुआ है। 10 का 3, पंचानन ने धन दिया, किसने दिया? तो पंचानन ने भी ये काम किया। 10 का 4 है, सीलभद्र ने समुच धन लिया था, तो ये समुच नहीं है, ये सचमुच है। तो यहाँ पे किसने लिया या वो भी एक काम किया, लिया, तो वो हो गया, कार्य हो गया, तो ये हो गया सीलभद्र, यहाँ पे दाग मरा हुआ है। तो किसी काम को करने वाले को व्याकरण की भाषा में कर्ता कहा जाता है। इनमें चाणक्य, चंद्रगुप्त, पंचानन, सीलभद्र सभी कर्ता है। तुम भी 2 वाक्य लिखो और यह भी लिखो कि उनमें कर्ता कौन है। तो 1 नंबर जो वाक्य मैंने लिखा है यहाँ पे, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे कर्ता हो गया राम। और 2 नंबर वाक्य मैंने लिखा है, कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पर कर्ता हो गया कृष्ण। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। वाक्यों की बात को सही ढंग से समझने के लिए हम कई विराम चिन्हों को प्रयोग करते हैं। आओ पाठ के इन वाक्यों में लगे विभिन्न विराम चिन्हों को पहचाने एवं उनका नाम जाने। तो पहले में है यहाँ पे, चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा? तो यहाँ पे खड़ीपाए है, क्योंकि ये बात की समाप्ति हो गई है, तो ये हो गया, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। उसके बाद यहाँ पे मेरा मित्र सीलभद्र, तो जब यहाँ पे कुछ हम लोग रुक रुक कर बोलते हैं तो वहाँ पे कमा लगाते हैं, जिसको कहते हैं अल्प विराम। वाक्य के बीच में पल भर रुकने के लिए हम लोग अल्प विराम को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है, क्या तुम्हारा कोई गवाह है? तो ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए। तो ये थोड़ा ऐसे हो गया, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। महाराज 5000 सिक्के, तो कुछ ऐसी वाक्य होती है जो आश्चर्य होता है, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों के प्रकट करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? विषयादि बोधक चिन्ह को लगाते हैं। तो वो चिन्ह है इस प्रकार जो यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में सही स्थान पर ये सारे जो चिन्ह है लगाओ तथा पास में लिखो। ये सारे चिन्ह का नाम है, इस चिन्ह का नाम है विषयादि बोधक चिन्ह, ये है अल्प विराम, ये है प्रश्नवाचक और ये है पूर्ण विराम। तो यहाँ पे दिया गया है 11 का 1, आज शनिवार है, तो हम लोग को यहाँ पे वही सेम लिखना है और ये वाक्य की समाप्ति हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे देंगे पूर्ण विराम। है ना मज़ेदार बात? तो यह वाक्य के बीच में रुकने वाला एक वाक्य है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अल्प विराम। हमको दिशा दिखाता कौन? तो ये एक प्रश्न हो गया, प्रश्नवाचक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को बैठाएंगे। 11 का 4, मुनिया तुम बड़ी भोली हो, तो ये एक आश्चर्य और घृणा इस टाइप का कुछ बात आता है, मतलब जैसे कुछ इसमें बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा विषयादि बोधक चिन्ह, तो यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। दिए गए चित्रों के नीचे उनका नाम लिखकर उनके 3 पर्यायवाची शब्दों को दिए गए खानों में लिखो। तो यह जो है आप देख सकते हैं, यह पेड़ है, तो यहाँ पे पेड़ लिख दीजिए, यह राजा है, यहाँ पे राजा लिखना है, और यह मनुष्य है, तो यहाँ पे मनुष्य लिखना है। तो पेड़ का 3 पर्यायवाची मैंने यहाँ पे लिखा है वृक्ष, तरु, वट, और राजा का 3 पर्यायवाची मैंने यहाँ पे लिखा है नृप, महाराज और नरेश। मनुष्य का 3 पर्यायवाची लिखा है यहाँ पे मानव, आदमी और इंसान। तो इस तरह से आप सबको ये सब सारा लिख लेना है। प्रश्न आते हैं अब 13 नंबर पर। सोचो और बताओ कि इस पाठ में तुम्हें कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने हिसाब से जो बता रही हूँ, अगर आपको भी अपने हिसाब से कोई अगर कुछ आपको आंसर लग रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, पर ये उत्तर जो मैं बताऊंगी ये उत्तर आपको सबसे अच्छा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कुछ इस प्रकार, इस पाठ में महामंत्री चाणक्य अच्छे लगे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सूझबूझ से उस गरीब किसान का धन उसे वापस कराया और दोषी को सजा भी दी। तो इस तरह से हमारे जो वृक्ष की गवाही का जो ये कहानी का चैप्टर है, इसका सारा प्रश्न उत्तर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो, ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 12वां पाठ हमारे महान वनस्पति विज्ञानी इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर पर।